अगर आपने जर्नलिस्ट की परिभाषा मेरे से पूछ ली तो फिर मुझे थोड़ा सा पीछे उसमें जाना पड़ेगा। एक तो चौथा स्तंभ बोलते हैं हम लोग जो है, असलियत में मीडिया लीगली संवैधानिक कहीं चौथा स्तंभ है ही नहीं। मैंने एक दोस्त से रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया। वहां से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो गई। फिर मैंने अपनी बेटी से मैंने कहा बेटा क्या मैं नहीं बना सकता ये व्हाट्सएप ग्रुप? मैंने कहा बिल्कुल बना सकते हो। ओनली और ओनली मीडिया रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो तो आप ग्रुप ज्वाइन करो, नहीं तो मत करो। हम लोग जो हैं दो चीजें हम लोगों ने सोची थी जब इसको बनाया था कि भाई हमारे ही देश में रह के और इस तरह की बातें हो रही हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और ये क्या हो रहा है। ये पोर्टल चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, उनकी अर्निंग हुई वहाँ से लाखों रुपए करोड़ों रुपए की अर्निंग है। कुछ कदम शीला दीक्षित सरकार ने उठाए और कुछ कदम गलत भी उठाए गए। शीला दीक्षित सरकार, केजरीवाल की गवर्नमेंट ने तो कुछ किया ही नहीं है पत्रकारों के लिए। सीएम हमारी पत्रकारों की बात सुन बिल्कुल सुनेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ संजीव चौहान ऑफिशियल पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो गेस्ट हैं WJI के जनरल सेक्रेटरी, दिल्ली प्रेस एग्रीगेशन के फुल मेंबर। नमस्कार सर, आपका मेरे शो में बहुत बहुत स्वागत है। वो जो दौर था सर, वो ये किस सन की होगी ये बात, जो जब आपने ये स्ट्रगल शुरू किया? वो भी मैं बताता हूँ। 2014 के जो जनरल इलेक्शंस के जो है रिजल्ट आ रहे थे। मतगणना केंद्र जगह जगह बनते हैं जी। वहां पर हर मतगणना केंद्र जितने भी होते हैं तो वहां पे पत्रकारों के लिए बैठने का अलग इंतजाम होता है। तो वहां पर मेरी ड्यूटी GT करनाल रोड पे एक मतगणना केंद्र पे लगी थी। वहां पे करीब 50-60 पत्रकार और भी थे मेरे अलावा, जिनके पास कईयों के पास एंड्रॉइड फोन थे, कईयों के पास, मेरे पास नॉर्मल फोन था उस समय। तो वहां पर उनके मैं देख रहा था कि उनके मैसेज आते थे। जो दूसरे मतगणना केंद्र के जो साथी थे, पत्रकार साथी थे, वो उनको कुछ ना कुछ शेयर करते रहते थे। अच्छा, मतलब कुछ व्हाट्सएप पे नहीं कि भाई यहाँ पर इतनी काउंटिंग में ये चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है। मुझे नहीं पता था। और कई बार उसमें कोई शेरो शायरी कर देता था, कोई चुटकुले भी भेज देता था और वहां पे हंसते थे सब। गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग। तो मैंने कहा ये क्या चीज है ये? उन्होंने कहा कि ये जो है व्हाट्सएप है ये। मैंने कहा ये क्या होता है? मुझे नहीं पता था व्हाट्सएप के बारे में कि व्हाट्सएप क्या होता है। 2014 में उन्होंने अपना फोन दिखाया, मैंने अपना फोन दिखाया, नहीं ये तो पुराना है, आपको तो नया फोन लेना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा जी। वो फिर उसके बाद मुझे वो बड़ा प्रभावित चीज लगी वो। अच्छा। और फिर मैंने घर आया, अपनी वाइफ से बात की और उसने मुझे EMI पे एक एंड्रॉइड फोन लेके दिया वहाँ। हाँ, फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि व्हाट्सएप कैसे होगा। उन्होंने कहा व्हाट्सएप डाउनलोड कर। उन्होंने कहा कि आपके जो पत्रकार साथी जो व्हाट्सएप यूज करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें। अच्छा। मैंने एक दोस्त से रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया। वहां से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो गई। हाँ, फिर मैंने अपनी बेटी से मैंने कहा बेटा क्या मैं नहीं बना सकता ये व्हाट्सएप ग्रुप? उन्होंने कहा बिल्कुल बना सकते हो, आप भी बना लो। वो पहला ग्रुप उसने बना दिया मुझे, नंबर 1। अच्छा। हाँ, ये मतलब 2014 की बात है ये। वो ग्रुप बना दिया। हाँ, वो एक ग्रुप बनाया और उसमें साफ लिख दिया मैंने कि कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई गुड नाइट नहीं, कोई हैप्पी बर्थडे नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा। ओनली और ओनली मीडिया रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो तो आप ग्रुप ज्वाइन करो, नहीं तो मत करो। यहाँ से आपने एक नया मतलब आगाज कर 1 घंटे के अंदर। उस समय व्हाट्सएप ग्रुप पे कम लोग जुड़ते थे ना। जी। 200, बाद में तो 256 आ गए, आगे भी बढ़ रहा है। और उस समय कम लोग जुड़ते थे। तो करीब 1 घंटे में जो है वो ग्रुप फुल हो गया। मैंने सोचा कि अब क्या करूं। फिर दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, इस तरह बढ़ते जर्नी जो है आज 200-250 के करीब ग्रुप्स जो हैं वो मेरे व्हाट्सएप पे चल रहे हैं। ग्रुप के हिसाब से, ग्रुप के माध्यम से आपने जो मैसेज देना, 6 साल पहले जो है डिजिटल मीडिया के लोगों ने पोर्टल चलाने शुरू किए अपने जो है ऑनलाइन मीडिया से जुड़े। हाँ, कोई यूट्यूब चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि करना क्या है। उसमें आपने स्कोप ढूंढ दिया। उसी में स्कोप ढूंढा और मैंने उनको बताया। फिर हम लोगों ने क्या किया कि वर्कशॉप लेनी शुरू कर दी। अच्छा। करीब 7 वर्कशॉप हम लोगों ने कराई और कुछ वेबिनार कराए और सारे पत्रकारों को बताया कि डिजिटल मीडिया है क्या और करना क्या है, इसकी सही जानकारी कैसे, इसका क्या क्या आप सदुपयोग कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे व्यूवरशिप कर सकते हैं। इसको लेकर जो एक लंबा जो है हम लोगों ने वर्कशॉप करते रहे और एक लड़ाई चलती रही है। उसके बाद काफी चेंजेस आए हैं इसमें भी जो है।
चेंजेस आए हैं जी। और आ रहे हैं लगातार। इसी बीच में एक जो है आपने जो है इस जब ये माहौल बन गया, जब आपने पूरे जर्नलिस्ट को आप इकट्ठा करने में कामयाब हुए, डिजिटल संदेश देने में कामयाब हुए, इसी दौर में आपने एक WJI को वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ जो वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया जो जिसको जन्मदाता ही आपने दिया, उसका जो मकसद है वो क्या करती है और कैसे उसको क्या पत्रकार का माध्यम है, क्या है वो संस्था है? उसके हम लोग जो हैं दो चीजें हम लोगों ने सोची थी जब इसको बनाया था। 2016 में आप लोगों को ध्यान होगा दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU यूनिवर्सिटी में जो है आप लोगों को ध्यान होगा कि भाई भारत विरोधी नारेबाजी हुई थी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह के जी इसको लेकर पूरे देश में हंगामा शुरू हो गया। बिल्कुल। और जिन लोगों ने नारेबाजी की थी कुछ पत्रकार साथी उनको भी सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा। वो कह रहे थे नहीं इन्होंने तो नारेबाजी की नहीं है, हाँ वो दौर आए। वो दौर था ऐसा जो है। हम लोग उसको लेकर बड़े चिंतित हुए, हम लोग मतलब जो राष्ट्रवादी विचारधारा के पत्रकार थे कि भाई हमारे ही देश में रह के और इस तरह की बातें हो रही हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और ये क्या हो रहा है ये कुछ अलग कम्युनिटी के लोग थे। फिर हम लोगों ने ये सोचा कि भाई क्यों ना एक राष्ट्रवादी पत्रकारों की यूनियन बनाई जाए जी जी जी। जो पत्रकारों की भी लड़ाई लड़ेगी लेकिन राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र के हित में बात करें। राष्ट्र प्रथम होगा, देश पहले होगा और पत्रकार के हित तो हैं ही, जिसके लिए हम लोग जो है जिससे रोजी रोटी जुड़ी है सब लोगों की, तो उसको लेकर हम लोगों ने शुरुआत किया, पत्रकारों को एकजुट करना शुरू किया। और 16 जनवरी 2017 को हमारी पहली जो है ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हुई जो कि भारतीय मजदूर संघ, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है, उससे एफिलेटेड यूनियन हमारी रजिस्टर्ड हुई है वाली चाहिए। वहां से 16 जनवरी 2017 से शुरुआत हुई थी हमारी यूनियन की। वहां से यूनियन का दौर शुरू हुआ और लोग जुड़े और कार्य हुए। हाँ, हम आते हैं सर कि WJI ने हाल ही में तत्काल सेवा और डिजिटल मेंबरशिप कार्ड शुरू किए, इससे पत्रकारों को क्या सुविधा मिलेगी और आपने इसे कब लागू करना शुरू किया? हम लोगों ने जब यूनियन बनाई तो मेंबरशिप दे ही रहे थे, हम लोग जो है मेंबरशिप के कार्ड बनाते थे। कोई ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है, कोई फॉर्म भर रहा है, फिजिकली फॉर्म भर रहा है, ठीक है, कोई मेंबरशिप की पेमेंट कोई कैश दे रहा है, कोई चेक दे रहा है, कोई बैंक में जमा करा रहा है। बड़ा हौच पौच का सिस्टम था ये वाला चाहिए। अच्छा। फिर कार्ड बनते थे, हम लोग कोरियर करते थे, किसी के कोरियर वापस आ रहे हैं, कोरियर करने में 60-70 रुपए लग जाते थे। कोई नॉर्थ ईस्ट जा रहा है कोरियर और वहां से वापस आ जाए और फिर दोबारा भेजना पड़े तो बड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि मेंबरशिप फीस ही तो ले रहे हैं हम लोग जो है, उसके अलावा तो कोई ले ही नहीं रहता कि इससे भी कुछ जाए। फिर हम लोगों को जो है हम लोगों ने विचार किया कि भाई क्यों ना जो है इसको हम लोग डिजिटलाइज शुरू करें और ऑनलाइन वाला सारा सिस्टम बनाए और डायरेक्ट पैसा बैंक में जाए। जो भी मेंबरशिप का पैसा है हम लोगों ने बैंक गए, बैंक से QR कोड लिया, हमने QR कोड बनवाया और इसका जो ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया। इस मामले में जो टेक्निकली हमारी जो मदद की, हमारी टेक्निकल टीम के जो साथी हैं अविनाश कुमार सिंह और तीर्थंकर सरकार, उन दो साथियों ने जो है हमें पूरा सहयोग किया। उन्होंने पूरा सिस्टम तैयार किया, वो जो है ऑनलाइन अप्लाई होता है, ऑनलाइन पैसा जाता है, ठीक है, और विद इन 7 to 10 डेज हम लोग कार्ड डिजिटली भेज रहे हैं। अच्छा, कार्ड डिजिटली जा रहे हैं, क्योंकि कोरियर में हमें दिक्कत आ रही थी, पोस्ट वालों में भी दिक्कत आ रही थी। हम लोग डिजिटल कहीं भी जाकर उसका प्रिंट आउट निकाले और तैयार कर ले और उसके बाद कार्ड होगा। तो ये जो पैसा आता है वो डायरेक्ट संस्था में आता है, आप डायरेक्ट यूनियन के अकाउंट में जाते। सर हमारा अगला सवाल ये है कि WJI द्वारा ग्रामीण पत्रकारों की बेहतरी के लिए कौन से ठोस कदम उठाए, खास करके तेलंगाना जैसे राज्यों में जहां आपने जोर देते हुए कहा ताकि नेग्लेक्टेड लॉर्ड जो माना गया है, क्या शब्द? नेग्लेक्टेड लॉर्ड। हाँ, वो ग्रामीण जो अंचल को जो है बेसिकली हम लोग जहाँ भी जाते हैं, मैं जाता हूँ, हमारे यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय उपाध्याय जी ज्यादातर वो जाते हैं, तो हम लोग जाकर जहाँ भी जाते हैं हम लोग ये कहते हैं कि भाई आप यूनियन को ना केवल स्टेट लेवल पर बल्कि खंड, प्रखंड, जिला और ग्रामीण अंचल, बेसिकली जो है जो ग्रामीण अंचल जो है वहां तक लेके जाओ यूनियन को। अगर हम ग्रामीण अंचल तक पहुंच गए और वहां हमने यूनिट खड़ी कर दी तो एक सबसे बड़ी जीत होगी। कोई भी हमारा
मजबूत तभी मानी जाती है जब उसका बेस मजबूत होता है। तो हमारा जो बेस होगा वो ग्रामीण अंचल होगा, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के पत्रकार होंगे वो हमारा बेस होगा। हम लोग बार बार सारे साथियों को, जितनी भी हमारे स्टेट यूनिट्स हैं, सबसे हम कहते हैं कि ग्रामीण अंचल के पत्रकारों को जोड़ो, उनको अपने साथ रहो, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा जो है कुछ ना कुछ कदम उठाओ और उनको साथ लेके चलो। हाँ, एक दौर है ये कि शहर में सैटेलाइट, डिजिटल ये सब भरे पड़े हैं और सारी सुविधाओं से लेस है। लेकिन अगर हम ग्रामीण रूरल एरिया की बात करते हैं तो रूरल एरिया में जो आपने एक आगाज दिया, रूरल एक स्कोप जो दिया, इनोवेटिव स्किल दिया, तो इस स्किल की बात करते हैं तो इसमें सर आप डिफाइन कैसे करेंगे कि क्यों जर्नलिस्ट भारत में एक चौथा स्तंभ माना जाता है, पत्रकार कोई चौथा स्तंभ माना जाता है, तो उस चौथा स्तंभ में शामिल करने के लिए भले वो WGI के थ्रू हो, लेकिन है तो जर्नलिस्ट ही काउंटिंग होगा, तो उसका क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जर्नलिस्ट है और इसको हमने अपना कार्ड देना है और इसको हम मतलब हर सुविधाओं से ले सकते। पहले तो अगर आपने जर्नलिस्ट की परिभाषा मेरे से पूछ ली कि जर्नलिस्ट की परिभाषा क्या है, तो फिर मुझे थोड़ा सा पीछे उसमें जाना पड़ेगा। जी, आपने सवाल किया जर्नलिस्ट कौन किसको मानते हैं, कैसे मानेंगे। जब देश आजाद हुआ और श्रम कानून बन रहे थे और एक चर्चा शुरू हो गई कि पत्रकारों को क्या डेजिग्नेशन दिया जाए, बिल्कुल, किसी ने आके उनको जो हम पत्रकार जो प्रोफेसर्स को दे रहे हैं वो डेजिग्नेशन दे दो, किसी ने कहा जो डॉक्टर्स को जो के लिए कर रहे हैं वो डेजिग्नेशन वो इनको दे दो, तो किसी को कुछ समझ नहीं आया। तो इंडिया में जो है 1952 में 1952 में पहला प्रेस आयोग बना, फर्स्ट प्रेस जानकारी बिल्कुल, पहला प्रेस आयोग बना कि भाई वो डेफिनेशन वो तय करेगा कि कौन पत्रकार की परिभाषा तय करेगा, पत्रकार को और प्रेस की आजादी कैसे सुरक्षित रहे वो तय करेगा सारा जी। आयोग ने जी अपनी रिपोर्ट दी और उसके बाद सबसे पहले जाकर 1955 में वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट बना। 1955 में 1955 वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट बन गया, बना ये वाला। उसने पत्रकार की जो डेफिनेशन तय की और उस डेफिनेशन में ये लिखा गया कि जो प्रिंट मीडिया से जुड़े पत्रकार हैं वही पत्रकार माने जाएंगे, वही पत्रकार होंगे, क्योंकि उस समय तो ये कोई डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो होता ही नहीं था, प्रिंट मीडिया था वो भी सिलेक्टेड था, बहुत छोटे कम लेवल के पत्रकार थे जी। तो उन्होंने कहा कि उनको जो है वो उनको पत्रकार माना जाएगा और उनको बड़ी फैसिलिटीज में मिली थी उस समय पुराने पत्रकारों को जाकर जो है। उसी के आधार पर जो है प्रेस काउंसिल की भी स्थापना हुई। प्रेस काउंसिल की स्थापना की कि पत्रकार की और प्रेस की आजादी कैसे सुरक्षित की जाए, उसको लेकर जो है प्रेस काउंसिल जो है गठित की गई थी। प्रेस काउंसिल जो गठित की गई उसको एक बड़ा मतलब मैं सवाल करूंगा कि भाई जो बनाया गया, अगर कोई हम लोगों के लिए कुछ बना भी रहे थे तो उसको अधिकार तो देते, अधिकार देना चाहिए। उसको क्या कहा गया, अर्ध न्यायिक अधिकार, अर्ध न्यायिक अधिकार वहां पे उन्होंने संज्ञा दे दी। हाँ, मतलब उनको जो है पूरे जुडिशियल जो पावर है वो नहीं दी गई। प्रेस काउंसिल जो ऑर्डर करती है आज भी जो है, प्रेस काउंसिल जो ऑर्डर करती है कोई मान ले तो ठीक है, ना माने तो ठीक है, ये रवैया अपनाया होगा, ये रवैया अपनाया। आम लोगों की बात कर रहा हूं मैं। जी जी जी। प्रेस काउंसिल अगर किसी के खिलाफ कोई ऑर्डर करती है कोई मान लेता, कोई नहीं मानता, तो नहीं मानता और प्रेस काउंसिल कुछ कर ही नहीं पाती क्योंकि उसके पास अधिकार ही नहीं है। जी जी जी। तो इसका जो खामियाजा है सर वो आज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि लोग आज भी अगर आप बात करें प्रिंट मीडिया के अखबारों की और प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट की, तो आज भी कोर्ट में वही मान्य है जो प्रिंट मीडिया के रियल जो पत्रकार है वो थे। लेकिन खाजामा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ऐसा कि ये जो है भुगतना पड़ रहा है जब चौथा स्तंभ, देश का चौथा स्तंभ बोला जाए और वहां अर्ध जो न्यायिक जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वो कहीं ना कहीं दुष्व्यवहार किया गया पत्रकारों के। एक तो चौथा स्तंभ बोलते हैं हम लोग जो है, ये एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था, हर्षवर्धन जी नाम है उनका, कि भाई यूके में जब चर्चा चल रही थी पत्रकारों के ऊपर तो एक सांसद ने जो है बोल दिया था कि ये तो फोर्थ स्टेट है, ये फोर्थ स्टेट है, एक सांसद ने बोला था वहां पे यूके में। तब से जो है नाम चल पड़ा कि चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। असलियत में मीडिया
लीगली संवैधानिक कहीं चौथा स्तंभ है ही नहीं। हम लोग उसको यूज करते हैं कि हम चौथा स्तंभ है, हाँ। लेकिन चौथा स्तंभ कहीं नहीं है। हम लोग जाएंगे ये आप इसको जो है सारे पत्रकार सुन लें, हम लोग बड़े प्राउडली कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि हम तो चौथा स्तंभ है, बड़ा अहम जानकारी है सर। पर लीगली कहीं नहीं है, संवैधानिक कहीं नहीं है। चौथा स्तंभ जो है ये वो कहीं है ही नहीं हम लोगों के लिए जो है। नहीं, मैं भी यही समझता था कि हम लोग शायद चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ कहीं नहीं है। जो अधिकार एक आम आदमी के लिए है वही अधिकार हम लोगों के लिए भी है। जो संविधान ने हम लोगों के लिए कहा गया है वही हमारे लिए। प्रेस काउंसिल ने जो है जो ऑर्डर जो करता है वो ऑर्डर कंप्लायंस में नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग जो है हमारा जो काफी टाइम से आंदोलन चल रहा है। पहली बात, जो देश में प्रेस आयोग बने वो दो बने थे, एक 1952 वाला, एक 1978 वाला, जबकि जनता पार्टी की सरकार थी देश में। एक वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया बना और दूसरा प्रेस आयोग की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। प्रेस आयोग जो बने ना, प्रेस कमीशन जो बने वो दो बने थे, 1952 में और 1978 में। उसके बाद आज तक तीसरा कोई आयोग नहीं बना। जबकि मीडिया में कितने चेंजेस आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, डिजिटल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया, पता नहीं कहाँ कहाँ आगे मीडिया का स्वरूप चेंजेस होते जा रहे हैं, लेकिन आयोग कोई नहीं बना। अब हम लोग जो है सरकार से मेन जो दो तीन डिमांडें हमारी चल रही है, नंबर एक, तीसरा मीडिया आयोग बनाया जाए, प्रेस आयोग नहीं, मीडिया आयोग बनाया जाए। प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया, सब पर जो है चर्चा करने का और उस पर रिपोर्ट देने का अधिकार हो जिसके पास, सब पर डिस्कशन करे। और पत्रकार की परिभाषा नए सिरे से तय होनी चाहिए। हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं। और प्रेस काउंसिल को खत्म कर उसकी जगह मीडिया काउंसिल बननी चाहिए और अधिकार संपन्न मीडिया काउंसिल बननी चाहिए, जो कि जिसके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हों, डिजिटल मीडिया के पत्रकार हों, प्रिंट मीडिया, जिनकी के अधिकारों को संरक्षित करने का जिसके पास पूरी पावर्स हो और उसको पूरे अधिकार दिए जाएं, सेमी नहीं, अर्ध न्यायिक नहीं, पूर्ण न्यायिक अधिकार वो हम चाहते हैं कि वो होना चाहिए। और वो एक नेशनल लेवल पर नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होने चाहिए। पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना चाहिए। अब मैं सवाल करता हूं कि किसी एडवोकेट के खिलाफ कोई मामला होता है तो बार काउंसिल में जाता है, राइट, डॉक्टर के पास जाता है तो मेडिकल काउंसिल में जाता है। तो ऐसे पत्रकार के खिलाफ कोई मामला आता है तो पहले वहां पर जाना चाहिए ना, मीडिया काउंसिल में जाए, वो मीडिया काउंसिल की रिकमेंडेशन वो फॉलो करे। अब तो 1 मिनट में IT एक्ट है, IT एक्ट में मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, ढेरों मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है पूरी कंट्री के अंदर जाइए, के साथ बहुत न्याय भी हो रहा है, आए दिन मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। जी, ये सारी समस्याएं चल रही हैं। इस पे आपने गहराई से बहुत सारे हम लगातार हम लोगों ने इसको लेकर जो है 2 बार तो जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया और 3 बार श्रम मंत्रालय पे प्रदर्शन किया। हम लोगों ने कहा कि ये जो हमें मंत्री जी ने बुलाया जब श्रम मंत्रालय पे प्रदर्शन कर रहे थे, संतोष गंगवार जी श्रम मंत्री थे, उन्होंने कहा देखो मैंने आपकी 1-2 डिमांडें तो पूरी कर दी हैं। हम लोगों ने पूछा क्या करे, देखो पत्रकार की परिभाषा चेंज हो गई है और उसमें जो है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हैं, डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं और रेडियो ब्रॉडकास्टर है, सारे पत्रकारों की डेफिनेशन में आ रहे हैं। ये सोशल मीडिया के पत्रकार भी ये उसमें डेफिनेशन में आ रहे हैं, उनको ले लिया। हाँ, उन्होंने कहा कि हम ले, और वो एक गेम थी, वो एक गेम था। वो हम लोगों को क्या कर रहे हैं कि सरकार जो है ना, जितने भी श्रम कानून है देश में वो सब में सबको बदलकर वो एक 4 श्रम कानून, 4 लेबर कोड्स ला रही थी वो। ठीक है, हम लोगों ने कहा ठीक है आप लेबर कोड्स ला रहे हैं, आप देखिए कौन से ठीक है कौन, लेकिन हमारा जो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है उसको खत्म मत करो, उसको लेबर कोड में मत जोड़ो, क्योंकि आप जो दिखा रहे हैं ना कि पत्रकार की परिभाषा चेंज कर दी, ये आप लेबर कोड के अंदर चेंज कर रहे हैं। आपने चेंज करना है तो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट जो है उसमें चेंज करो, उसमें सारे चेंज होने चाहिए। हम लोग हमारे लोगों की मेन ये है कि उसको खत्म मत करो, उसको लेबर कोड में मत डालो, ये हमारी लड़ाई चल रही है ये। हाँ, जिसको सरकार जो है जल्दी हो सकता है कि पार्लियामेंट में पास हो गए लेबर कोड्स, लेकिन अभी लागू नहीं हुए, विरोध के चलते लागू नहीं हुए। तो हमारे सरकार से ही डिमांड है कि लेबर कोड से वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को लेबर कोड से निकाला जाए और उसको लेबर कोड में शामिल ना किया जाए।
ये एक बहुत बड़ा मतलब एक आपने संज्ञान दिया हुआ है कि भाई जर्नलिस्ट के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जर्नलिस्ट को अलग रखें। कहीं ना कहीं ध्वस्तीकरण भी हाँ। दिखाई देता है उसमें, क्या शामिल हाँ, उसको अलग रखें। ध्वस्तीकरण हमारे एक्ट है, हमारे एक्ट को अलग रखें। जी। हम उनके मजदूरों के साथ, लेबर के साथ क्यों जोड़ रहे हैं आप लोग जो हैं ये? एक छोटा सा बड़ा अहम सवाल मेरे मन में आ रहा है सर कि एक बीच में जब आपने डिजिटल मीडिया का आगाज किया तो डिजिटल मीडिया जब मोदी जी आए, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया का जब नारा लगा, तो उस समय जब आपने इस चीज को आगे बढ़ाया, जैसे जंतर मंतर पे जो धरना दिया आप लोगों ने, बहुत पानी का बौछार भी वहां पे सहाय जन, तो इस दौरान एक चीज और देखने को आया सर, ये कैसे हो पाया कि जितने भी सैटेलाइट आज की डेट में उनको भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा, और वो भी अपने आप को कह रहे हैं कि मैं भी मतलब डिजिटल में आ गया हूँ। जो मोनोपोली चलाते थे सैटेलाइट के थ्रू, वो आज कहीं ना कहीं डाउन दिख रहे हैं। ये आपके संभवता से कहीं ना कहीं ये हो पाया, ये कैसे संभव? देखो, ये घड़ी का चक्र है जो कि पूरा घूमता है जी। शुरुआत प्रिंट मीडिया से हुई जी। ऑल इंडिया रेडियो बना है, रेडियो एफएम बने, तरह तरह की उसमें से चेंजेस आई हैं। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बना, जी। उसके बाद ये वाला ऑनलाइन मीडिया आ गया, ये वाला सारा ये डिजिटल मीडिया आ गया। ये चेंजेस आते रहेंगे टाइम टू टाइम। वर्चुअली जो है, अब तो वर्चुअल प्रोग्राम हो रहे हैं, वर्चुअली मीटिंग होती हैं। पहले कहाँ होती थी? कुछ होता नहीं था। पॉडकास्ट आ गया, पहले कहाँ होता था? अब आ गया ना जी, आ गया। तो ये सारे चेंजेस जो है टाइम टू टाइम होते रहेंगे और सरकार को उसके हिसाब से बदलना ही पड़ेगा। सरकार को बदलना ही पड़ेगा उनके हिसाब से। हाँ, हालांकि जो लेबर कोड्स में जो डेफिनेशन लाए थे वो बड़ी अच्छी डेफिनेशन थी। हम लोग, हमारी सरकार से डिमांड है कि डेफिनेशन जो पत्रकार की आप वहां पर लाए थे वो उसको वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में लाएं, उस परिभाषा को एक्ट में लाएं, लेबर कोड से उसको अलग कर दें। हम लोगों की डिमांड चल रही है वाली जो। सर एक सवाल है जो वैसे तो भाजपा के नेता से लेना चाहिए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब मोदी जी आए थे, जब उन्होंने चुनाव का अभियान किया, जो आपका डिजिटल का माध्यम था, वो ऐसा लग रहा है कि उसका जो सदुपयोग कर पाए, एक सदुपयोग का जो वर्ड है, सदुपयोग जो कर पाए, वो मोदी जी डिजिटल का बड़ा सदुपयोग करके बहुत अच्छे से फायदा उठाते पूरे भारत में उन्होंने। ये सवाल उससे उठता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसमें कितनी सच्चाई है कि सच में उन्होंने मेक इन इंडिया का घोषणा करके और डिजिटल इंडिया का फायदा लेके आज गद्दी में बैठे हुए? सदुपयोग सभी ने उठाया। अच्छा। प्रिंट मीडिया की जो बड़ी बड़ी अखबारें हैं, बड़ी बड़ी अखबारें का नाम नहीं रह रहा मैं किसी का, उनकी अर्निंग हो ही डिजिटल मीडिया से रही है। डिजिटल मीडिया से हो रही है। हाँ, पोर्टल चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, उनकी अर्निंग हो ही वहां से, लाखों रुपए करोड़ों रुपए की अर्निंग है जी। प्रिंट मीडिया को उन्होंने अपने ही लेवल पर जो है कम कर दिया और डिजिटल मीडिया को उन्होंने खुद ही प्रमोट करना शुरू कर दिया। बहुत से अखबारें, नेशनल अखबारों की बात कर रहा हूं मैं जी। फायदा तो सभी ने उठाया, लीडर के साथ साथ कॉर्पोरेट ने भी बहुत। हाँ, कॉर्पोरेट ने भी उठाया, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने फायदा उठाया, जो कि प्रिंट में जो मीडिया से जुड़ी कंपनी है सब फायदा उठा रही हैं उसका। आम लोग भी उठा रहे हैं फायदा, बहुत अच्छा आम लोग भी उठा रहे हैं। जी जी जी। सर एक अगला सवाल ये है कि सामने आपने पत्रकारों को ट्रेन फ्लाइट में छूट और टोल फ्री सुविधाएं मांगने की बात कही पत्रकारों के लिए, इन पर कब तक और क्या प्रगति हुई? देखो, हम लोगों को रेल यात्रा में जो है छूट मिलती थी। कोरोना में जितनी भी छूट सबको मिलती थी, सबको बंद हो गई थी। कोरोना में सब बंद कर दिया जी। जब कोरोना खत्म हुआ तो बहुत से लोगों को जो है जो छूट मिलती थी वो शुरू हो गई। पत्रकार आज भी वहीं खड़ा है। अच्छा। पत्रकारों को रेलवे में आज भी वो कोई छूट नहीं है जी। जो पहले मिलती थी वो खत्म हो गई। पत्रकार को वही अलग कर दिया उन्होंने। जो छूट मिलती थी वो छूट शुरू नहीं की दोबारा, जबकि कोरोना खत्म हो चुका है, वो लोगों को छूट जो मिलती थी वो शुरू हो गई है मिलनी, लेकिन पत्रकारों को नहीं मिल रही है। इसके लिए हमारी यूनियन क्या, देश भर की जितनी यूनियनें हैं सब आवाज उठा चुकी हैं टोल के लिए, और सब आवाज उठाते हैं टोल के लिए भी। टोल के लिए भी हम लेटर लिख चुके हैं। तो टोल का मामला जो है वो तब वो क्लियर होगा जबकि वो पार्लियामेंट से पास होगा। टोल में छूट किसको मिलती है, ये पार्लियामेंट से पास हुआ ये मैटर जो है। ये आपने घोषणा किया है, तो वही कब तक ये हो सकता है? हाँ, हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए लड़ाई जारी है, हम लोग लड़ रहे हैं, आवाज उठाई जा रही है, कोशिश कर रहे हैं कि जो रेलवे वाला जो मामला है उसको पहले जो है जल्दी, उसके लिए जल्दी कुछ करें, उसके लिए हमारी कोशिश जारी है इस समय।
सर एक अहम सवाल, डब्ल्यूजीआई और बीएमएस से जुड़ा हुआ है, क्या इससे पहले पत्रकारों की सुरक्षा और न्यायिक लड़ाई में सहायता मिली है? अगर हाँ तो कैसे? देखो, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जो है हम लोग 2 बार केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय जी से मिले थे। हमने उनको बताया भी था कि देश में 2 राज्य हैं जहाँ की पत्रकारों को सुरक्षा का लेकर कानून पास है, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में। ये 2 जगह शायद कानून पास है, कानून पास है। तो हम लोग चाहते हैं कि सेंटर पास करे जी, ताकि पूरे देश के पत्रकारों को उसका फायदा मिले। सेंट्रल गवर्नमेंट पास करे। ये हम लोग जो है ज्ञापन जो फिजिकल गए थे और हम लोगों ने ज्ञापन दिया था उस समय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी को, अभी भी हैं। तो अभी तक उस मामले में सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है जिसके बारे में हम लोग कह सकते हैं। हाँ, और चीजें जो हम लोग पास करवा रहे हैं धीरे धीरे करके जो है, और इस मामले में सरकार ने अभी कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई है, जो फैक्ट है। लेकिन आपने लेटर और संज्ञान देना, हाँ, वो हम लोग लगातार चल रहे हैं वो वाला भी। आपकी अपनी संगठन 16 राज्यों में कार्य करती है सर, क्या आप बता सकते हैं कि किन राज्यों में अभी भी पत्रकारों को अधिकारों से सुविधाओं की सबसे अधिक जरूरत है? दिल्ली सबसे ज्यादा? दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर सबसे कम सुविधाएं पत्रकारों को हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ही पत्रकारों का सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है। सबसे ज्यादा शोषण यही हो रहा है, सबसे कम अधिकार यहाँ पर मिल रहे हैं, जिसके बारे में एक अलग प्रोग्राम में आपको मैं सारा ब्रीफ भी करूंगा आज। लेकिन फैक्ट ये है कि सबसे कम सुविधाएं अगर कहीं पे मिल रही हैं तो वो देश की राजधानी दिल्ली के पत्रकार हैं, जो आज भी धक्के खा रहे हैं, आज भी अपने हकों के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। क्या इसका मूल कारण क्या हो सकता है सर? कि स्टेट में देखिए, पिछले अभी जो गवर्नमेंट थी वो स्टेट में अलग थी, दिल्ली स्टेट में अलग थी, सेंट्रल में अलग था। क्या इसका मुख्य कारण यह धारा नहीं हो? देखो, जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी 93 में, तो पत्रकारों के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। कुछ कदम शीला दीक्षित सरकार ने वो उठाए और कुछ कदम गलत भी उठाए गए शीला दीक्षित सरकार के। और उसके बाद केजरीवाल की गवर्नमेंट आ गई। केजरीवाल की गवर्नमेंट ने तो कुछ किया ही नहीं है पत्रकारों के लिए। इनका तो अलग अलग इनका रवैया था। ये तो पत्रकारों को मानते भी नहीं थे। क्या है ये? वो पत्रकारों के जो मैनेजमेंट थे उनके करीबी होते थे। उनके करीबी होते, उनको करोड़ रुपए का विज्ञापन जाता था मैनेजमेंट को। सब पत्रकार चुप रहता था। तो क्या बोले, कॉर्पोरेट को इन्होंने हाईजेक कर दिया। पत्रकारों के लिए कुछ नहीं हुआ। पत्रकार जो केजरीवाल के कार्यकाल में पत्रकारों के लिए एक कदम नहीं उठाया। अगर सबसे ज्यादा अगर नुकसान देखा जाए देश की राजधानी दिल्ली में किया है, तो वो कहीं ना कहीं आपका जो इशारा है वो केजरीवाल की सरकार बिल्कुल हुआ है। उस समय केजरीवाल की सरकार में बिल्कुल कुछ नहीं मिला। ध्वस्तीकरण बिल्कुल हुआ जी। आप कह रहे हैं बिल्कुल हुआ। तो क्या जितने भी फैसिलिटी के लिए आप जो फाइट कर रहे हैं, जितने भी आपने ज्ञापन दिए, तो क्या इसमें डब्ल्यूजीआई के जितने भी पत्रकार दिल्ली के अंदर होंगे उन सभी को सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे यहाँ की हो, चाहे तेलंगाना की हो, चाहे आंध्रा की हो, जो सरकार फैसिलिटीज देती है अपने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ही फैसिलिटीज देती है और किसी को फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड होती है। हाँ, हम ये चाहते हैं कि मान्यता के जो नियम है वो बदलाव होने चाहिए। दिल्ली सरकार है, हम लोगों ने जो लेटर जो ज्ञापन दिया अभी अफसरों के पास है, जो उसमें कहा कि भाई डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, ऑनलाइन मीडिया के पत्रकार हैं, उनको भी सरकार मान्यता दे, उनको भी मान्यता दे। कोई ऐसा नियम बनाया जाए कि उनको भी मान्यता मिले, उनको भी विज्ञापन मिले। ये हमारी डिमांड है, जो हमारी एक डिमांड का हिस्सा है, जो है हम लोगों की डिमांड जो चल रही है इस समय। जाइए, यानी कहीं ना कहीं अगर ये मान्यता प्राप्त वाली आपकी बात अगर मान लेती सरकार, वो ऑटोमेटिकली आपके इसमें आ जाएंगे, पेरोल पे आ जाएंगे। जैसे डीटीएच से सुविधा मिलेगा आपको या डीडी से मिलेगी, वो सारी सुविधाएं फिर हाँ उनको भी मिलेंगी, लेकिन मिलेंगे मान्यता प्राप्त पत्रकारों को। हाँ, हम ये चाहते हैं कि मान्यता ज्यादा से ज्यादा पत्रकारों को मिले। हाँ, आपने इसीलिए ये विड़ा आपने ज्ञापन भी शायद ये दिया है ज्ञापन का जो आपका रहा है। बिल्कुल जो है कि डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को भी जो है सरकार मान्यता दे। अगर मान्यता मिलती है तो उनको भी सारी सुविधाएं जो आम दूसरे पत्रकारों को मिलती है, पत्र मान्यता प्राप्त, उनको भी वो सुविधाएं मिले।
हमें चाहते हैं। जो नई सीएम आई है रेखा गुप्ता जी, इन्होंने तो काफी कुछ अच्छे कदम भी उठाए, कुछ हाँ नहीं, अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं और अच्छे कदम भी हाँ उठाए, बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है। पुलिस से कुछ लिया है, हाँ अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं और इसमें मीडिया के लिए मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ करेंगे वो। तो आपको क्या उम्मीद लगता है सर, इसमें एक सीएम हमारी पत्रकारों की बात सुने? बिल्कुल सुनेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। नहीं तो सड़क का रास्ता तो है ही, जी देखी जाएगी। बिल्कुल सर, कभी एक जो बड़ा मतलब आपके लाइफ के ऊपर है कि जब आपने इतनी जर्नलिस्ट की जो आपने जर्नी की है, इतनी सारी जर्नी की, क्या आप जो प्रिंट मीडिया में जब काम करते थे, क्या आपने कभी सुबह अखबार खोलकर अपनी ही रिपोर्ट को पहचानने में 5-10 मिनट लगा था? क्योंकि जब एडिटर ने आपके स्टोरी को थ्रिलर और क्राइम में बदल दिया हो, तो आपको जब अखबार आपने पढ़ा तो क्या आपको लगा सर कि 5-7 मिनट लग गया अपनी रिपोर्टिंग को पहचानने में? कोई देखो, ये अधिकार क्षेत्र जो है वो डेस्क के जो लोग होते हैं, हाँ, सब एडिटर होते हैं, उनका होता है। हाँ। रिपोर्टर का काम रिपोर्टिंग करना है, खबरें बनाना है। लेकिन सर जब हम देखते हैं बड़े अच्छे से पर डेस्क वालों का काम अलग है, उनके अधिकार क्षेत्र, उनके में हनन जो है किसी को नहीं करना चाहिए। वो उनका अधिकार क्षेत्र है कि खबर कैसे करनी है। हम एक आधा बार विरोध जताने के लिए चीफ रिपोर्टर को बोल देते हैं कि ऐसा हुआ जी मेरे साथ, लेकिन वो जो उनका अधिकार क्षेत्र है, जो सब एडिटर है, जो उनका काम है, वो कर रहे हैं वो। तो सर आपके लाइफ में कैरियर में सबसे शांत दिन कौन सा रहा, जब आप वाकई कुछ नहीं हुआ और फिर भी आपको पूरा पेज भरना था स्टोरी से? ऐसा बहुत बार होता है। तो मान लो जो है 26 जनवरी है, हाँ, ठीक है, 26 जनवरी के अगले दिन अखबार निकलनी है, होली के अगले दिन अखबार निकलनी है। ये बड़ा कोइंसिडेंस है बिल्कुल। अखबार तो निकलनी है ना, खबरें कहाँ से आएंगी? हाँ, फिर वो पहले जोड़ के रखते थे खबरें, पहले जोड़ के रखते थे और वो जो है पूरा पेज खाली रहता था स्टोरी, वो जोड़ के रखते थे, बड़ी मुश्किल होती थी उस समय। उसे भरना बड़ा मुश्किल होता था। हाँ, पर भी हो ही जाता था काम। अब चलते चलते सर हम एक बार आपसे आपसे जानने की कोशिश करेंगे, और बड़ा अहम सवाल है सर, इस पर जरा गौर फरमाइएगा कि आपने प्रिंट मीडिया में रहते आपने कितनी बार सूत्रों के हवाले से खबर कहकर चाय वाले की रिपोर्ट छापते थे? चाय वाले ने जो होता है वो रिपोर्ट छाप, ये सूत्र जो बताते हैं, सूत्र कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक टाइम पे जो एक खबर मुझे दी थी, एक बंदा जो LNJP के बाद लवारिस लाशें ढोता था, हबीब नाम का, सारी जिंदगी वो लवारिस लाशें ढोता रहा। वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जो लवारिस लाशें मिलती थी जी, वो ढोता था। कुछ हो गया, हाँ, LNJP के बाद ही उसने एक ठिया बनाया हुआ था। हाँ, हाँ। पुलिस वाले उसी के बाद जाते थे कि भैया लवारिस लाश मिले, उठाओ। तो 2 खबरें तो उसी ने मुझे दी थी। वो एक सूत्र था जो आपका, सूत्र कोई भी हो सकता है। तो आप उसका इस्तेमाल सूत्र के नाम पे किया करते थे कि सूत्रों के हवाले से। हाँ वो होता है, हर पत्रकार करता है। चाय वाले का लेकिन बड़ा रोल रहा है। हाँ वो होता है। चाय वाले बोलकर हम कुछ और नहीं कहना चाहते, चाय वाले तो पूरे देश प्रधान। हाँ वो सूत्र, सोर्सेज कोई भी हो सकता है और सोर्सेज पूछने का अधिकार किसी को नहीं है। इस समय तो पूरी दुनिया देख रही है सर कि चाय वाले के सूत्र के हिसाब से पूरा वर्ल्ड का खबर आ रहा है, तो इसमें बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत में। पत्रकारों के लिए जो आपने किया वो तो माननीय है और सराहनीय है। आपके इतना तो कोई कर नहीं सकता जितना आपने प्रयत्न किया है पत्रकारियों के लिए और पत्रकार की सुविधा के लिए जो आपने उठाया कदम। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। फिर हम हाजिर होंगे एक बार नए एपिसोड में, चर्चा करेंगे पत्रकारों के लिए। जब भी आप कुछ इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं तो हमें एक बार जरूर मौका दीजिएगा। धन्यवाद।